हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज का जो हमारा सेशन होगा मॉक टेस्ट 6 को लेके होगा। अभी तक हम लोगों ने 5 मॉक किया है और आई होप आप लोगों ने सारे मॉक को देखा होगा, अच्छे तरीके से रिवीजन भी किया होगा। अभी आपके एग्ज़ाम के हार्डली आप देखें तो आज 24 हो गया, तो आपके 4 दिन और बचे हैं। 28 के बाद तो सब लोग आप लोग निकल जाएंगे। जितना जो सेंटर आपका दिया है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपने सेंटर पे पहुंचने की कोशिश करेंगे 29, 30 को। तो इसलिए 28 तक ही आपको पढ़ना है। जो भी चीज़ें हैं 4 दिनों में आप कर लीजिए, हो सकता है। और सैटरडे संडे, आज तो सैटरडे हमारा है, कल संडे है। संडे को मैं कल 2 मॉक लाऊंगा। हो सकता है तो मैं आज भी आपको एक और मॉक रात तक मैं अपलोड कर दूंगा। तो मैंने जो ऐसा आपको बोला है कि आपको एटलीस्ट 12 से 15 मॉक मैं आपको दूंगा, तो उतना मॉक मैं आपको यहाँ पे करवा दूंगा, जिससे आपके बहुत सारे सवाल यहाँ पे रिवीजन हो जाएंगे। तो अभी आपको जो संडे को करना है, इसके अलावा संडे को आपको जो भी बिहार स्पेशल, बिहार बजट है, बिहार ज्योग्राफी है, बिहार आपका इकोनॉमी सर्वे है, साथ ही साथ यूनियन बजट, यूनियन इकोनॉमी सर्वे जो है, ये सब आप जरूर से जरूर संडे को आपका जो टाइम मिलता है, सारे वीडियोस अपलोड हैं। अगर वीडियोस के माध्यम से सीखना चाहते हैं तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर कोई पीडीएफ आपके पास है तो पीडीएफ से भी आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ओके, मैं पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दूंगा। बिहार बजट का, बिहार ज्योग्राफी का, इकोनॉमी सर्वे का, यूनियन बजट का, सारा का पीडीएफ मैं टेलीग्राम में मैं डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कल आप करिए, क्योंकि ये बहुत ही आपका एक्स्ट्रा मार्क्स बढ़ाने में बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट 6 को। कह विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी। देखिए, स्केलर क्वांटिटी आदिश राशि के बारे में बात कर रहा है। मैं स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी बहुत बता चुका हूँ। स्केलर जिसमें आपका केवल मैग्नीट्यूड हो, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं वर्क और डेंसिटी दोनों का केवल मैग्नीट्यूड होते हैं, ना कि आपके डायरेक्शन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। एक का ऑप्शन नंबर ई उत्तर होगा। देखिए, अगर स्केलर क्वांटिटी की बात करेंगे तो स्केलर क्वांटिटी में आपको देखने को मिलेगा वेलोसिटी, देखने को स्पीड देखने को मिलेगा, मास देखने को मिलेगा, वर्क डेंसिटी, वॉल्यूम, टाइम, ये सब। लेकिन वही हम वेक्टर की बात करेंगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, ये सारे आपको मतलब वेक्टर क्वांटिटी में देखने को मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग है द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ब्रोमीन में। ठीक है, ब्रोमीन पता है कि ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, एक नॉन मेटल है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रोमीन सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट है इसका। -15 डिग्री सेल्सियस का फॉरेन हाइट में अगर आप करते हैं तो 5 डिग्री फॉरेन हाइट आएगा। मैं फार्मूला बता देता हूँ, उस फार्मूला के अकॉर्डिंग आप लोग चीज़ों को निकाल लीजिएगा। ठीक है, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5/9 इंटू F - 32। ठीक है, सेल्सियस की जगह 15 - 15 रख दीजिए, बाकी F का वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये आपका 5 डिग्री फॉरेन हाइट आएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। देखिए, जो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध होता है वो निर्भर करता है जो भी उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसके कॉन्सेंट्रेशन पर निर्भर करता है। ठीक है, उससे कॉन्सेंट्रेशन पर निर्भर करता है। ठीक है, और साथ ही साथ उन इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो दूरी होता है उन पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे कह रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। क्योंकि यहाँ पे उस तरह का कोई नहीं लिखा हुआ कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर होगा। देखिए, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में जो मिरर इस्तेमाल होता है, अगर हम बात करेंगे तो वो होता है कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में, तो कॉनकेव मिरर हमारा उत्तर होगा। कॉन्वेक्स तो पता है कि रियर हेडलैम्प में हम लोग रियर जो हमारा मिरर होता है, जो रियर व्यू मिरर होता है हमारा, उसमें कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ओके, रडार सिस्टम वर्क करता है डॉपलर इफेक्ट पे। ठीक है, डॉपलर इफेक्ट पे हमारा रडार सिस्टम वर्क करता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एर्ग एक यूनिट है वर्क और एनर्जी का। देखिए, एक अगर हम एर्ग अगर बात करेंगे, 1 एर्ग इक्वल टू 10 के पावर -7 जूल। ओके, 1 एर्ग इक्वल टू 10 के पावर -7 जूल होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो 7 नंबर का उत्तर हो जाएगा हमारा ई। ओके, क्योंकि हमारा एनर्जी और वर्क दोनों का एर्ग एक यूनिट है, CGS यूनिट है। क्या? CGS यूनिट, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। ठीक है, तो इसके बाद हमारा है एक गैल्वेनोमीटर कैन बी यूज्ड एज एन एमीटर बाय कनेक्टिंग। देखिए, गैल्वेनोमीटर को अगर एमीटर के रूप में हमको इस्तेमाल करना है तो हमारा जो यहाँ पे होगा वो गैल्वेनोमीटर। देखिए, गैल्वेनोमीटर बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, पहला बात। ठीक है, तो इसको जब एमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमको लो रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा पैरेलल में। तो लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, समांतर क्रम में कम प्रतिरोध में इसको अगर जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये गैल्वेनोमीटर एमीटर के रूप में काम करेगा। ओके, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ओके, आगे चलते हैं। द डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। देखिए, वैसा डिवाइस जो एक एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में चेंज कर दे, उस तरह के इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोलते हैं ट्रांसड्यूसर। ठीक है,
ट्रांसड्यूसर बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। मॉडेम पता है, एम्पलीफायर पता है, वोल्टेज बढ़ाते हैं, ठीक है। साउंड वाउंड का जो मतलब फ्रिक्वेंसी सब बढ़ाने में काम आता है हमारा बेसिकली एम्पलीफायर का, ठीक है। मतलब कोई भी सिग्नल है, कोई पावर है, वोल्टेज है, उसको अगर इंक्रीज करना है तो हम लोग एम्पलीफायर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मॉड्यूलेटर पता है, मॉड्यूलेटर क्या होता है कि जो लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स होता है उसको हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल के ऊपर सुपर इम्पोज करने में काम आता है मॉड्यूलेटर। इस बात को ध्यान, जो वायरलेस ट्रांसमिशन में इस्तेमाल होता है। सवाल नंबर 10, मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू फॉर्म इको बनाने के लिए कम से कम 17.2 मीटर डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। ओके, तो 10 नंबर सवाल का उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है। द मिक्सचर ऑफ सॉलिड और लिक्विड इन अ गैसियस मीडियम, देखिए सॉलिड का गैस में मिश्रण या लिक्विड का गैस में मिश्रण जो कहलाता है वो कहलाता है एरोसोल। क्या कहलाता है? एरोसोल। एरोसोल कहलाता है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है, एरोसोल। तो ये सारे चीज़ें आपको करते हुए जाना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सारे सवाल है। ब्लैक कॉफ़ी का जो पीएच वैल्यू होता है वो बेसिकली 4.8 से 5 पॉइंट समथिंग तक होता है, तो 5 हमारा सवाल का उत्तर होगा। केमिकल फार्मूला हाउस होल्ड विनेगर का जो होगा वो CH3COOH होगा। ओके, एसिटिक एसिड, बेसिकली एसिटिक एसिड ही होता है विनेगर, तो हम इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ओके, कलरलेस लिक्विड होता है, इस बात को आपको बताएं। विनेगर देखते होंगे कभी आप चाउमीन ये सब खाते होंगे, तो चाउमीन ये सब में जो डालता है वो विनेगर रहता है, व्हाइट वाला जो रहता है, ठीक है, वो विनेगर ही होता है, इस बात को आपको ध्यान रखिएगा। ओके, रैंसिड वाटर कंटेंट, देखिए वाटर, आप देखिए वाटर का जो आप देखिए वाटर आप बहुत दिन तक होता रखा रहता है वाटर, तो उसमें दुर्गंध आता है, तो वो ब्यूट्रिक एसिड के कारण होता है, ठीक है। ब्यूट्रिक एसिड के कारण, तो उसको रैंसिड मीन्स बासी होता है, मीन्स कि बहुत दिन का अगर वाटर है तो उसमें ब्यूट्रिक एसिड, इसीलिए उसमें कहीं ना कहीं हमें वो जो दुर्गंध आपको देखने को मिलता है स्मेल, तो उसके कारण ब्यूट्रिक एसिड। द मोलस्कस हैव ब्लू कलर्ड ब्लड, देखिए हाइमोसाइनिन होता है आपके मोलस्का में, तो हाइमोसाइनिन के कारण मोलस्कस जो मोलस्कस होते हैं उसके कलर जो होते हैं खून का वो ब्लू होता है। तो हाइमोसाइनिन में क्या पाया जाता है? हाइमोसाइनिन में क्या पाया था? सवाल नंबर 15 कह रहा था हमारा कॉपर पाया था। क्या पाया था? कॉपर पाया था, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सबसे ज़्यादा, देखिए सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है यहाँ फ्लोरीन में। किसमें है? फ्लोरीन में। देखिए अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, बढ़ते क्रम में, तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो सबसे ज़्यादा किस में है? फ्लोरीन में है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? अगर हम बात करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक तरह का टेंडेंसी है एक एटम के लिए कोई भी केमिकल एलिमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, जो भी इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, वही टेंडेंसी को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे। कोवैलेंट कंपाउंड हैविंग ट्रिपल बॉन्ड, देखिए अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा, मीन सिंगल बॉन्ड अगर कोई भी कोवैलेंट कंपाउंड रहेगा तो उसमें सिग्मा बॉन्ड रहेंगे, एक सिग्मा बॉन्ड रहेंगे। अगर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड रहेंगे तो एक सिग्मा एक पाई हो जाएगा। लेकिन जब ट्रिपल बॉन्ड रहेगा ना तो उसमें एक सिग्मा और दो पाई रहेंगे, 1 सिग्मा एंड 2 पाई, इसलिए ऑप्शन नंबर ई हमारे सवाल का उत्तर होगा। एलिमेंट यूज फॉर ग्रीन कलर, देखिए मैं बता चुका हूँ, जब भी ग्रीन कलर आपको पटाखे में दिखने को मिलते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें आपको क्या है? बेरियम है। क्या है? बेरियम है। मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी इस चीज़ को। ओके, तो इस बात को, स्ट्रोंटियम रहेगा तो आपको रेड कलर देगा। ओके, तो ये आपको याद होना चाहिए। सोडियम रहेगा तो आपको येलो कलर देगा। ओके, ब्लू है तो आपको कॉपर उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। ओके, आगे चलते हैं। टॉलन रीएजेंट्स, टॉलन रीएजेंट में आपको AgNO3 रहता है और NaOH दोनों का सॉल्यूशन होता है, इसको बोलते हैं टॉलेंट रीएजेंट। टॉलेंट रीएजेंट सब NCERT का सवाल है, ठीक है। सवाल नंबर 20 कहेंगे ऐसा साइंस का ब्रांच बताइए जिसमें हम लोग एजिंग मीन्स की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी बोलते हैं। ओके, जेरेंटोलॉजी बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक रूट वर्ड है जेरेंटो। ओके, उसका मतलब ही होता है एज। द किचन ऑफ प्लांट सेल, क्लोरोप्लास्ट को बोलेंगे। क्लोरोप्लास्ट को हम लोग किचन ऑफ प्लांट सेल बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, कह रहा है कि इसमें से कौन वेस है जो आपको आरएनए और डीएनए में नहीं मिलता। देखिए आरएनए और डीएनए की अगर हम बात करेंगे तो बेसिकली आरएनए में आपको 4 तरह के नाइट्रोजन वेस्ट मिलते हैं। ओके, नाइट्रोजन सॉरी बेस मिलते हैं, नॉट वेस्ट। ओके, तो उसमें क्या होता है? एडेनाइन होते हैं, साइटोसाइन होते हैं, ज्यूनाइन्स होते हैं और यूरासिल, चारों होता है आपको आरएनए में। लेकिन देखिए डीएनए में आपको यूरासिल देखने को नहीं मिलेगा, तो 22 का उत्तर डी हो जाएगा। 23 नंबर का, गार्लिक एक एग्जाम्पल है किस तरह का मॉडिफाइड स्टेम। देखिए गार्लिक एक स्टेम है लेकिन वो बल्ब स्टेम है। कौन सा स्टेम है? बल्ब स्टेम। देखिए ये स्टेम्स का नाम अलग अलग है, राइजोम है, ट्यूबर है, कॉम है, तो उस तरह का बल्ब स्टेम इसको बोलते हैं, ठीक है, गार्लिक को, लहसुन को। ओके,
विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पिस्टिल, पिस्टिल का पार्ट नहीं है। 24 नंबर सवाल कर रहा है। पिस्टिल जो बीच में आपको सेंट्रली लोकेटेड होता है और उसमें अब देखिएगा पूरा सोइल पूरा फूला हुआ पार्ट होता है, उसमें अंदर ओवरी होता है जिसके अंदर सीड्स होते हैं, ओके, ओव्यूल्स होता है उसके अंदर, स्टॉक होता है, स्टाइल होता है आपके अंदर उसके अंदर, ओके। तो ये आप देख सकते हैं। लेकिन आप अगर सेपल की बात करेंगे तो ये एंजियोस्पर्म का पार्ट है, एंजियोस्पर्म, ठीक है। वैसा फ्लावर जो एंजियोस्पर्म फ्लावर उसका पार्ट है सेपल, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सेपल इज नॉट अ पार्ट ऑफ पिस्टिल, सेपल इज नॉट अ पार्ट ऑफ पिस्टिल, 24 का उत्तर सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फ्रूट, ट्रू फ्रूट ये बहुत बार आप लोग पढ़ चुके हैं। देखिए यहाँ पे 25 नंबर सवाल कर रहा है कि इसमें ट्रू फ्रूट्स कौन नहीं है, तो फिग इसमें ट्रू फ्रूट नहीं है। एप्पल देखिए ट्रू फ्रूट है, लेकिन यहाँ फिग ट्रू फ्रूट्स सॉरी एप्पल भी एक ट्रू फ्रूट्स नहीं है, एप्पल भी एक फॉल्स फूड है, ठीक है। ये हमारा सवाल बीपीएससी में पूछ चुका है। तो फिग एक यहाँ पे ट्रू फ्रूट्स नहीं है। ट्रू फ्रूट्स में तो होता है ना कि जिसमें जो उसको खाने का जो हिस्सा होता है वो ड्राइव होना चाहिए, ओवरी से निकलना चाहिए, ओवरी से निकलना चाहिए, तो वो फ्रूट को बोलेंगे ट्रू फ्रूट। लेकिन अगर ओवरी के अलावा कहीं और से उसका मतलब खाने वाला भाग कहीं और उसको है तो वो हमारा सब हो जाएगा फॉल्स फूड, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखिए, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे फॉल्स फूड का तो फिग है, स्ट्रॉबेरी है, पाइनएप्पल्स हैं, एप्पल हैं, पियर्स हैं, तो ये सारे आपके फॉल्स फ्रूट है। लेकिन ट्रू फ्रूट्स में आपको कौन सा आ जाएगा, लेमन, चेरी, ब्लूबेरीज, वाटरमेलन, ये सब आपके ट्रू फ्रूट्स हैं। लीव ऑफ प्लांट बिकम कर्ल, देखिए अगर घुंघराले होते हैं पत्तियां पूरा इस तरह से घुंघराले हो जाते हैं तो ये होते हैं किसके कारण, क्या नहीं होता है उस लिप्स में। तो 26 नंबर सवाल का उत्तर होगा फास्फोरस नहीं होगा तो घुंघराले होंगे, ठीक है, मतलब उसकी पत्तियां घुंघराले हो गए। कौन सा हार्मोन नहीं है मतलब कम है तो एडिशन डिजीज हो जाएगा, ठीक है। तो ग्लूकोकोर्टिकोइड अगर ये हार्मोन अवेलेबल नहीं है हमारे से, मतलब इसकी मतलब डिफिशियंसीज की कमी है तो हमें एडिशन डिजीज हो जाएगा। कौन सा डिजीज हो जाएगा, एडिशन डिजीज हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। एडिशन डिजीज होता है जब भी आपका एड्रिनल ग्लैंड जो है वो उसमें डैमेज, मतलब वो जो एड्रिनल ग्लैंड है वो इस तरह का हार्मोन्स को ज़्यादा मतलब नहीं बना पाती है तो वो एडिशन डिजीज हो जाएगा, ओके। इस बात को ध्यान में रखिएगा। नागोया प्रोटोकॉल बेसिकली जापान में साइन हुआ था और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को लेकर, किसको लेके, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को लेके हुआ था, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज नॉट कॉज बाय अ वायरस, वायरस के कारण देखिए स्मॉल पॉक्स, पोलियो, मीजल्स, ये सब कहीं ना कहीं वायरस होता है। लेकिन अगर आप बात करें पर्ट्यूसिस एक तरह का वुपिंग कफ है जो कि बैक्टीरिया से होता है, किसके होता है, बैक्टीरिया से होता है, इस बात को आपको ध्यान रखेगा, ओके। जैसे कि वायरस से HIV एड्स है, इबोला, स्मॉल पॉक्स है, पोलियो है, कोविड-19 है, मिजल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे आपके हैं जो वायरस के जनित रोग हैं। लेकिन अब बैक्टीरिया से बात करेंगे तो पर्ट्यूसिस एक तरह का बीमारी, उसको वुपिंग कफ बोलते हैं और बहुत तरह का ये कॉन्टेजियस डिजीज है, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम करता है हमें, ओके। और ये जो आपका वायरस है वो वायरस का मैं नाम लिख दूँ, बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस, ठीक, इस वायरस सॉरी मतलब इस बैक्टीरिया का नाम है, ओके। 29 का उत्तर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 30, इसमें कौन मैच नहीं कर रहा, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, सुतकांगड़ो दासक नदी, हड़प्पा रावी नदी, आलमगीरपुर हिंडन नदी। तो घग्गर कालीबंगा, राखीगढ़ी, ठीक है, बनावली, हरियाणा वाला पार्ट है घग्गर वाला एरिया में, ठीक है। विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन वन ऑफ द 8 फोल्ड, देखिए जो अष्टांगिक मार्ग है बुद्धिज्म का, एक मोक्ष प्राप्ति करने के लिए जो अष्टांगिक मार्ग बुद्धिज्म का, उसमें राइट नॉलेज, ठीक है, सम्यक ज्ञान आपको देखने को नहीं मिलेगा, सब आपको देखने को मिलेगा लेकिन सम्यक ज्ञान आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि आप देखिए कि राइट अंडरस्टैंडिंग है, राइट थॉट है, राइट स्पीच है, राइट एक्शन है, राइट लाइवलीहुड्स है, राइट इफर्ट है, राइट माइंडफुलनेस है, राइट कंसंट्रेशन है, लेकिन आपको राइट नॉलेज वहां पे देखने को नहीं मिलेगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। सवाल नंबर चलते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो आप लिपि है उसको बोलते हैं बुस्ट्रोफेदनम लिपि, ठीक है, वस्ट्रोफीडन बोलते हैं, बुस्ट्रोफेदनम बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो लिपि है वो उसको गौमूत्र लिपि भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये लिपि जो है वो कैसे लिखा था, पहले राइट से लेफ्ट लिखते हैं फिर उसके बाद लेफ्ट से राइट लिखते हैं, ठीक है, ओके। तो इस तरह की लिपि को क्या बोलते हैं, बुस्ट्रोफेदनम लिपि लिखते हैं। बेसिकली जो हड़प्पा सिविलाइजेशन का लिपि है उसको अभी तक पढ़ नहीं पाया कोई, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। कंधार इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका इज रिटन इन द ग्रीक, देखिए कंधार जो इंस्क्रिप्शन है वो अरमाइक और ग्रीक में लिखा, ठीक है, ग्रीक और अरमाइक में लिखा हुआ है कंधार इंस्क्रिप्शन जो अशोका का, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो 33 नंबर सवाल का उत्तर बी हो जाएगा। चलते हैं सवाल नंबर 34 की ओर।
विच डायनेस्टी ऑफ एंशिएंट इंडिया बिलोंग टू वन ऑफ द 5 क्लैन्स ऑफ यूसिन ट्राइब। देखिए जो चाइना से चाइना का यूसिन ट्राइब था, वहाँ के 5 जो राजवंश थे उनमें से 5 कुलों में से एक था, वो था आपका कुषाण। ठीक है, कुषाण आपको ध्यान में होना चाहिए। तो 34 का उत्तर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। साउथ इंडिया, द टर्म उल्गू, उल्गू एक तरह का टैक्स था, मतलब कस्टम ड्यूटी था, एक तरह क्या था, कस्टम ड्यूटी था, सीमा शुल्क था, उल्गू जिसको बोलते थे। ठीक है, साउथ इंडिया में। ओके, ध्यान रखिएगा। विच हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड हिमसेल्फ नासिर उल मोमलिन। देखिए नासिर उल मोमलिन, खलीफा दाहिना हाथी, ये जो उपाधि लिया था, बेसिकली वो अपने आप को बोलता था वो इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश था, मतलब मैं खलीफा का दायां हाथ हूँ, नासिर उल मोमलिन का लिया था। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। रमजमनामा इज द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ, महाभारत का है। ठीक है, जो रजमनामा है वो बेसिकली एक फारसी अनुवाद है, जो महाभारत को फारसी अनुवाद किया गया जब अकबर ने ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट का स्थापना किया था, तो उस समय इसका मतलब कहने का मतलब कि ट्रांसलेट हुआ था। झरोखा दर्शन एक तरह का नॉन इस्लामिक प्रैक्टिस था, जिसको तो नॉन इस्लामिक प्रैक्टिस को मतलब बंद करने का काम जो किया, वो तुलादान प्रथा था, वो औरंगजेब ने किया, औरंगजेब ने। शालीमार बाग जहांगीर ने बनाया। करा 1857 के रिवोल्ट को बोला कि एक कदम पूरा फुल्ली रूप से अनपैट्रियोटिक था, मतलब देशभक्ति नहीं था, देशद्रोही था, और एक तरह का सेल्फिश स्वार्थी सिपाही विद्रोह था। तो ये जो बोलने वाले हैं ध्यान रखिएगा, बेसिकली अंग्रेज होंगे। ठीक है, बीडी सावरकर क्या बोले थे कि हमारा मतलब 1857 है जो कि आज़ादी की पहली लड़ाई है। ठीक है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, ये बीडी सावरकर बोले थे, लेकिन ये जॉन सीली का कथन है कि इस तरह का था। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि आरसी मजमूदार बोलते हैं कि ना ही ये पहला था, ना ही ये आज़ादी के लिए था। ये आपका किनका बोलना है? मजमूदार का बोलना। ठीक है, आरसी मजमूदार का। कह रहा है कि एनुअल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो इसको बोला कि एनुअल ऑफ नेशनल फेयर ऑफ अनएजुकेटेड इंडियन। तो ये मतलब कहने का मतलब कांग्रेस के जो वार्षिक जो हमेशा हर साल जो सम्मेलन होता था, तो बेसिकली इसको देख लीजिएगा एक बार, मैंने कराया था शायद एजुकेटेड इंडियन होते हैं, यहाँ पर नॉन एजुकेटेड इंडियन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अनएजुकेटेड नहीं होना चाहिए, इसको देख लीजिएगा एक बार। लेकिन हमें बस कथन याद रखना है कि ये जो मेला बोला था, तो ये बोला था आपके लाला लाजपत राय ने। ठीक है, 41 का ये उत्तर हो जाएगा। ओके, ब्रिटिश बैटल ऑफ बीबीगंज बेसिकली वीर कुंवर सिंह और अंग्रेज के बीच में, मेजर आयर के बीच में लड़ा गया था, विंसेंट आयर के बीच में लड़ा गया था। ओके, तो ये आपका बीबीगंज का लड़ाई। ब्याम मंडल, जो ब्याम मंडल है 1896 में स्थापना हुआ था चापेकर बंधुओं के द्वारा, दामोदर हरि चापेकर के द्वारा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ओके, और बालकृष्ण हरि चापेकर, दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर, इनके द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, व्यायाम मंडल। ओके, इस बात को आपको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, खिलाफत डे जो मनाया गया 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया, खिलाफत आंदोलन के टाइम में 17 अक्टूबर 1919 को। नेहरू कमेटी के सदस्य इसमें नहीं थे, तो आपके राजगोपालाचारी नहीं थे, बाकी सारे नेहरू कमेटी। बर्किन हेड ने चैलेंज दिया था कि आप लोग अपना एक संविधान का रूपरेखा तैयार करके मुझे दिखाइए। मुझे नहीं लगता है कि इंडियंस एबल हैं अपने संविधान बनाने के लिए, इसलिए साइमन कमीशन जब साइमन कमीशन का जब विरोध हो रहा था तभी ऐसा बोला गया था। ओके, तो वर्किन हेड ने चैलेंज दिया था, चैलेंज को एक्सेप्ट किया था, और नेहरू कमेटी 1928 में इसका गठन हुआ, और इन्होंने संविधान में जो भी चीज़ें हैं उन्होंने बनाना स्टार्ट किया, लेकिन ये नहीं थे, श्री राजगोपालाचारी नहीं थे। ओके, आगे चलते हैं। 45 हमारा उत्तर हो गया। 46 में चलेंगे हम लोग। 46 नंबर सवाल कह रहा है कि रानी गैडिलू, रानी गैडिलू आपको पता होना चाहिए कि मणिपुर, कहाँ से? तो मणिपुर। 46 का उत्तर सी। बस नाम देखिए, आंसर करिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना हमें। सवाल नंबर 47, बेबल प्लान 1945। तो बेबल प्लान जो 1945 का आया, उसमें बोला कि गवर्नर जनरल को छोड़ के, कमांडर इन चीफ, ये दोनों को छोड़ के सारे मेंबर्स एजुकेटिव काउंसिल में इंडियन होंगे। बहुत अच्छी बात, लेकिन गवर्नर जनरल का पद तो आप ही लोगों ने रखा, तो ये बेसिकली बेबल प्लान फेलिंग हुआ था, लेकिन ये उसमें था। बीटो पावर वाइसराय खत्म करेंगे, ये भी था उसमें। डिफेंस ब्रिटिश करेंगे, ये भी था। लेकिन मुस्लिम को 6 सीट मिलना था 14 में, ये नहीं, मतलब ये गलत है, तो ये हमारे ये गलत हो जाएगा। सवाल कहता है कि इंटरिम जो अंतरिम सरकार बनी थी वो 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी थी। इस बात को आपको याद रखना है। रेजुलेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी, नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी का जो रेजुलेशन है, प्रस्ताव है, ये आपका मतलब किस सेशन में हुआ था? तो ये ध्यान रखिएगा, कराची सेशन 1931 का जो कराची सेशन हुआ था उसमें इसकी मांग की गई थी। इस बात को ध्यान में। इंडियन नेशनल कांग्रेस का कराची सेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसमें थे। इसमें फंडामेंटल राइट, नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी इस सेशन में पास हुआ था।
इंडियन हाउस लंदन में 1905 होगा यहाँ पे, बेसिकली श्याम जी कृष्णा वर्मा के द्वारा। बी.डी. सावरकर अभिनव भारत 1906 में। ओके, लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को आपको पता होना 1913 में गदर पार्टी। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद जनरल संध्या, जनरल संध्या किसका लिखा गया है, तो बी उपाध्याय के द्वारा। एनी बेसेंट, न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, हु वाज द लीडर ऑफ पावना रिवोल्ट, पावना रिवोल्ट 1870 में जो बंगाल में हुआ था, पिजेंट्स ने किया था, पिजेंट विद्रोह एक तरह का। तो पावना रिवोल्ट के जो लीडर थे वो ईशान चंद्र रॉय थे। इस रिवोल्ट को दबा दिया 1870 ने, 1870 के दशक में, ठीक है, 1870 ने 1870 के दशक में हुआ था, बेसिकली 1873 में हुआ था। तो ये मत बोलिए कि मैंने गलत बता दिया, ठीक है, 1870 से 76 तक चला था। एग्रीकल्चर रिसर्च एक्सपेरिमेंट सेंटर 1902 में बेसिकली जो ये बनाया गया था, सवाल नंबर 53 का, समस्तीपुर में बना दिया गया था। बाद में इसका हुआ, जैसे देखिए 1902 में ऑलरेडी एग्रीकल्चर रिसर्च और एक्सपेरिमेंट सेंटर सेटअप किया गया समस्तीपुर में। ओके, लेकिन सैडलर कमीशन 1917 में जो आया, तो सैडलर कमीशन ने बोला कि साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित वोकेशनल इंस्टीट्यूट हम लोग स्थापना करेंगे, लेकिन इससे पहले यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका था। मदरलैंड, ये बहुत बार सवाल पूछा है, पिछला ही अभी शायद CDPO का सवाल एग्जाम था, उसमें शायद पूछा गया था। मदरलैंड मजरूल हक के द्वारा लिखा गया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक मैगजीन था जो बहुत ही पॉपुलर हो गया था, अंग्रेजों ने इसको बंद भी करवा दिया था। हु अमंग द फॉलोइंग वीमेन लीडर फ्रॉम बिहार जिनको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के इसमें गिरफ्तार किया गया था, तो कामाख्या देवी थी, रामप्यारी देवी थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। 55 का उत्तर हमारा ई हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, रामप्यारी देवी नहीं होगा मेरे हिसाब से, विंध्यासिनी देवी और कामाख्या देवी, ठीक है, विंध्यासिनी देवी और मेरे हिसाब से कामाख्या देवी होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा होगा, ठीक है, रामप्यारी देवी नहीं। चलिए, कोई भी ऑप्शन नंबर ये उत्तर होगा इसका। पहला स्टैटिकल सर्वे इंडिया का जो बनाया गया था, स्टैटिकल सर्वे, वो लॉर्ड मेयो के टाइम में, लॉर्ड मेयो के टाइम में स्टैटिकल सर्वे ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। 56 का उत्तर बी हो जाएगा। हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज, देखिए आर्य समाज देखते ही दयानंद सरस्वती नहीं उत्तर करना है। हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज की अगर हम बात करेंगे तो ये लाला लाजपत के द्वारा लिखा। लाला लाजपत राय ने बहुत सारे बुक लिखे थे, यंग इंडिया, इंग्लैंड डेट टू इंडिया, इंग्लैंड का क्या कर्जा भारत के ऊपर, इवोल्यूशन ऑफ जापान, इंडिया विल टू फ्रीडम, प्रॉब्लम ऑफ नेशनल एजुकेशन इन इंडिया, पॉलिटिकल फिगर ऑफ इंडिया, डिप्रेस्ड क्लास, सॉरी क्लास ट्रेवलॉग एक लिखे थे। यूएसए करके एक इनका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका करके एक इनका यात्रा वृतांत था, ट्रेवलॉग था, ठीक है, लाला लाजपत राय ने ही लिखा था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में जो आया था, बेसिकली इसमें कौन सही नहीं है। खेड़ा डिस्ट्रिक्ट मद्रास प्रोविंस का नहीं था, बॉम्बे प्रोविंस का था, ठीक है। पहले गुजरात बॉम्बे प्रोविंस में आता था, ठीक है, तो बॉम्बे प्रोविंस का था। अभी खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, तो गुजरात में है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का उत्तर गलत है, बाकी सब सही है। इंदुलाल याग्निक, सरदार पटेल लीडर थे। लैंड रेवेन्यू को मतलब इग्नोर किया था, उसको कम नहीं कर रहा था ब्रिटिश लोग, गांधी जी इसमें थे, सही बात है। डच ने पहला फैक्ट्री जो स्टैब्लिश किया था आपका, बेसिकली 59 का उत्तर अगर हम लोग देखेंगे तो मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, ठीक है, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में इन्होंने बनाया था पहला फैक्ट्री। ओके, यूनानी मेडिसिन का जो नेशनल इंस्टीट्यूट है वो आपका बेंगलोर कर्नाटक में है। बेसिकली ग्रीस जो ग्रीक पत्ती पे है ये इंस्टीट्यूट, मतलब ध्यान में, तो यूनानी जो मेडिसिन है वो बेसिकली ग्रीक पत्ती पे ही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आपको देखने को मिलेगा जो इंडिया में, बेसिकली वो वेस्टर्न घाट में मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं वेस्टर्न घाट में मिलेगा। 61 का उत्तर नंबर ए। देखिए 4 जगह बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया में, जैव विविधता हॉटस्पॉट जो है 4 जगह है। कहाँ कहाँ है, तो ये भी आपको याद में रखना है, ठीक है, ये सवाल आएगा तो गलत ना करें। वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा वाला जो क्षेत्र है, हिमालय आपको अब याद होना चाहिए, सॉरी हिमालय आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आपको जो सुंडा लैंड, मतलब निकोबार, अंडमान निकोबार जो आइलैंड है उसमें एक सुंडा लैंड है, वो ये 4 जगह जो है वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। अगस्था मलाय टाइगर रिजर्व हाल में चर्चा में भी रहा है केरला में, ठीक है, केरला में कहाँ पे, तो 62 का उत्तर नंबर बी। ओके, ध्यान रखिएगा, आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ टाइगर बायोस्फीयर रिजर्व है, ओके, ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर चलते हैं हम लोग आगे। सी टर्टल प्रोजेक्ट, सी टर्टल 1999 में कोरल ट्रायंगल में कौन नहीं आते। कोरल ट्रायंगल ऐसे रीजन को किया गया है बेसिकली जहाँ पे आपको मतलब बहुत ज़्यादा कोरल रीफ देखने को मिलेगा, ठीक है, परवाल भित्ति देखने को मिलेगा बहुत सारा, तो उसको बोल दिया कि परवाल त्रिभुज है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब समझ लीजिए ना कि 30% पूरे वर्ल्ड का 30% कोरल यहीं पे है। तो वो जो आपका रीजन है, ट्रायंगुलर एरिया जो आपका है, उसमें आपको इंडोनेशिया है, मलेशिया है, पापुआ न्यू गिनी है, फिलिपींस है, सोलोमन आइलैंड है, सब देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ई, बारबाडोस नहीं होगा, ठीक है, बारबाडोस नहीं। बारबाडोस अभी हाल में ही इनको एक तरह से आज़ादी मिली है, रिपब्लिक हुआ है, तो बारबाडोस।
अराकू वैली कहाँ है? देखिए अराकू वैली अगर हम बात करेंगे तो ये आपका आंध्र प्रदेश में। सबसे लार्जेस्ट ओपन कास्ट माइन आपको इंडिया का देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ में। कहाँ मिलेगा? गेवरा माइन छत्तीसगढ़ का है, जो ओपन माइन कास्ट है, इसको बात ध्यान में रखिएगा। कायगा जेनेटिंग जो आप देख कायगा, अगर हम बात करें कायगा की तो ये आपका जो देखने को मिलेगा कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में नरोरा है, गुजरात में काकरापार है, महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है महाराष्ट्र में। चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ। तमिलनाडु में आपका कुंडलकुलम है, कल्पकम है, ओके। और अगर हम महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र वाला मुझे ध्यान से निकल गया है, फिर भी मैं आपको एक सेकंड में देख के बता दूँ महाराष्ट्र में कौन है। ओके, तो महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा तारापुर, ठीक है, सॉरी तारापुर, देखिए बहुत ईजी था लेकिन मुझे ध्यान में नहीं रहा। ओके, तो ध्यान में रखिएगा ये सारे। गुजरात में काकरापार, ये सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। यूमियम लेक, जो यूमियम लेक का भी हाल में न्यूज़ में रहा है, तो सवाल में 68 का उत्तर करेंगे मतलब मेघालय। इसमें से जनजाति हैं जैसे पावा मिजोरम, मेरी अरुणाचल प्रदेश, अनगामी लेप्चा सिक्किम में है, मेरी अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। मेरी अब और ये मिसमी सारी जनजातियां जो पावी मिजोरम में है, लेकिन जो अनगामी जो है ये जनजाति आपका देखने को मिलेगा नागालैंड का। देखिए ANAG है, ऐसे याद रख सकते हैं बेसिकली नागालैंड। असम का जनजाति अभोर, एक अभोर। डबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी गोवा में, 70 का ये उत्तर हो जाएगा। 71 का उत्तर हम बात करेंगे कि कौन सा पोर्ट है जो कि ईस्ट कोस्ट पे है। तो देखिए कौन सा पोर्ट है जो ईस्ट कोस्ट पे है, तो वो आपका इन्नौर है। बाकी देखिए मारमगांव है, कोची है, कांडला है, मुंबई है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है, ये सारे आपको वेस्टर्न कोस्ट पे, लेकिन ईस्ट कोस्ट पे आपको देखने को मिलेगा विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता, चेन्नई, इन्नौर, तुतिकोरिन, ये सारे कहाँ आपके हैं? तो आपके ईस्ट कोस्ट पे। ओके, इसमें कोयला के संबंधित में इसमें क्या कौन सही है? इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ कोल, 72 का कह रहा है कि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ कोल इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। सही बात है, ये भी सही है। उसके बाद कह रहा है कि इंडिया के पास 5वां लार्जेस्ट कोल रिजर्व है पूरे वर्ल्ड का। ओके, इंडिया 5th कोल रिजर्व वर्ल्ड का, सही बात है। इंडिया में जो कोयला है मेनली बिटुमिनस टाइप्स का है, ये पूछ रहा है। तो इंडिया में जो बेसिकली जो कोयला है वो आपको एंथ्रासाइट भी है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो इंडिया लार्जेस्ट कंज्यूमर है, ये कह रहा है कि इंडिया क्या लार्जेस्ट कंज्यूमर है आपका। तो इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है कोयल का। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो आपको ये गलत है और ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इसमें एक आयरन और नहीं है, सॉरी हाँ इसमें एक आयरन और नहीं है पूछ रहा है। तो वैलाडिल छत्तीसगढ़ है आपका, सिरीगांव गोवा का है। तो देखिए 73 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो मलजखंड मध्य प्रदेश का है, ये क्या है? कॉपर माइन है। क्या है? कॉपर माइन है। बाकी तो आपको पता है वैलाडिल, सिरीगांव, नथलपाल, ये सारे आयरन और, लेकिन आपका मलजखंड जो है मध्य प्रदेश का, वो एक तरह का ओपन पिट कॉपर माइन है। राइडक रिवर हिमालय ग्लेशियर से तिब्बत में किसका ट्रिब्यूटरी है, ये पूछ रहा है ना। तो ये ब्रह्मपुत्र का ट्रिब्यूटरी, ठीक है। राइडक रिवर जिसको बांगचू रिवर बोलते हैं, बोंगचू रिवर बोलते हैं, भूटान का है, और ब्रह्मपुत्र का एक ये ट्रिब्यूटरी है, इस बात को ध्यान में रखना है। ओके, कह रहा कि कौन सा एटमॉस्फेयर लेयर को केमोस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 75 की बात करेंगे तो आपका मीजोस्फेयर की बात करेंगे 30 से 60 किलोमीटर जो आपका डिस्टेंस है, 30 से 60 किलोमीटर हमारा पृथ्वी से ऊपर के जो डिस्टेंस है वो मीजोस्फेयर बेसिकली आएगा, ठीक है। यहाँ पे ओजोन मॉलिक्यूल है और ये अल्ट्रावायलेट रे को रिफ्लेक्ट कर देती है, इसलिए इसको केमोस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे केमिकल एक्टिविटीज होते रहते हैं, तो मीजोस्फेयर को केमोस्फेयर बोलते हैं। कह रहा कि बॉक्साइट रिजर्व इंडिया में, सॉरी बिहार में कहाँ है? तो आपके कटिहार में देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार, देखिए ध्यान रखेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्स इन 2019-20 19-20 में दाल उत्पादन में, दलहन उत्पादन में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन है? तो वो है पटना। कौन है? पटना। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ओके आगे चलते हैं। ओके, एक सवाल नंबर 76 में जो डाउट लग रहा है कि डिस्ट्रिक्ट बिहार का जहाँ बॉक्साइट रिजर्व, देखिए बॉक्साइट खड़गपुर वाला जो पहाड़ी है मुंगेर में, वहाँ भी आपको बॉक्साइट देखने को मिलेगा। थोड़ा सा रोहतास में आपको बॉक्साइट देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से इसका उत्तर कटिहार नहीं होना चाहिए, 76 का ए होना चाहिए। एक बार इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है।
नेशनल हाईवे 84 आरा से बक्सर, उसका नया नाम रखा गया है, इसका नया नाम NH 1922 रखा गया है। ठीक है। प्राइम मेरिडियन कहाँ से पास नहीं करता? देखिए प्राइम मेरिडियन की बात करेंगे तो बेसिकली पास करता है ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टैंगो, घाना, यहाँ से आपको प्राइम मेरिडियन पास करता है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि पोर्टुगल से पास नहीं करता। ओके। द डिसकंटिन्यूटी प्रेजेंट बिटवीन अपर एंड लोअर मेंटल, देखिए ये मैं बता चुका हूँ कि अपर मेंटल लोअर मेंटल के बीच में कौन कौन सा डिसकंटिन्यूटी, कोनार्ड डेंसिटी जो कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी जो संबद्धता है, कोनार्ड संबद्धता जो है ये आपको देखने को मिलेगा अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में। ओके। कोनार्ड से नीचे आएंगे तो मोहो डिसकंटिन्यूटी आएगा जो कि आपको लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में। ठीक है। सॉरी अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में कह रहा है ना यहाँ पे, तो अपर मेंटल लोअर मेंटल के बीच में रेप्टी आएगा। तो हाँ ये हमारा हो गया लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल। उसके बाद हमारा यहाँ पे जो आएगा अपर मेंटल और लोअर मेंटल रेप्टी। उसके बाद ग्यूटेनबर्ग की बात करेंगे तो ग्यूटेनबर्ग लेबर मेंटल और आउटर कोर। उसके बाद एक और संबद्धता बच जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग लेहमन संबद्धता। तो लेबन असंबद्धता जो है वो आउटर कोर और इनर कोर के बीच में, ये ध्यान में रखिएगा। विनीपेग, देखिए विनीपेग है, अथवास्का है, लेक रेनडियर है, ग्रेट स्लेव, ग्रेट बियर, ये सब जो आपको कनाडा में देखने को मिलेगा। ठीक है। इससे मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, जब मैंने नॉर्थ अमेरिका पढ़ाया था वहां पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। दोरदा एक ट्रिब्यूटरी है किस नदी का? 82 का अगर हम बात करेंगे, दोरदा एक ट्रिब्यूटरी है आपका पुनपुन नदी का। तो ये सवाल थोड़ा सा एक तरह से ट्रिकी सवाल है, थोड़ा ज्यादा डीपली घुस गया है। पंपास अर्जेंटीना में है। ठीक है। अर्जेंटीना में यहाँ पे कह रहा है कि कौन करेक्टली मैच है। ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कौन करेक्टली मैच है। ओके। तो 83 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा पंपास अर्जेंटीना में है, प्रेरी यूएसए में है, जिसको रोटी की टोकरी भी बोलते हैं शायद, आई थिंक। ठीक है। कैंटरबरी की बात करें न्यूजीलैंड में, तो सही है। वेल्ड आपका साउथ अफ्रीका में देखने को मिलेगा, और स्टेपीज आपको रसिया में देखने को मिलेगा। ओके। अर्जेंटीना में आपको पंपास देखने को मिलेगा। ठीक है। ब्राजील में कैंपोज देखने को मिलेगा। ठीक है। ये सारे घास के मैदान आपको याद रखना है। मैगलेन स्ट्रेट, मैगलेन जल संधि कनेक्ट करता है आपको साउथ अमेरिका के अटलांटिक ओशंस और इधर पैसिफिक ओशन। ठीक है। देखिए मैगलेन जल संधि जो आपका है अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। रिवर रियो ग्रेनेड, देखिए रियो ग्रेनेडे जो रिवर है आपका किस देश के बीच में? देखिए इस रिवर की अगर हम बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा मैक्सिको और यूएसए के बीच में। मैक्सिको और यूएसए, अगर आप देखें इस तरह से मैप अगर मैं बनाऊंगा, ठीक है, तो ये मैप बनेगा बेसिकली, तो ये आपका यूएसए का मैप बनेगा। ठीक है। थोड़ा सा मतलब सही नहीं है, मतलब इस तरह से ऊपर और भी बहुत सारे द्वीप हैं। ठीक है। हडसन खाड़ी है, यहाँ मैक्सिको खाड़ी है, ये आपका मैक्सिको वाला एरिया। तो यहाँ पे आपको रियो डी जेनेरो नदी बहती है। ठीक है। ध्यान रखिएगा। वेनिस, पूर्व का वेनिस किसको बोला जाता है? तो 86 नंबर सवाल की अगर हम बात करेंगे तो पूर्व का वेनिस बैंकॉक को बोला जाता है। ओके। ये आपको याद रखना है, पूर्व का वेनिस बैंकॉक को बोला जाता है। ओके। इस तरह का आपको याद रखना। बैंकॉक को भी हम लोग पूर्व का वेनिस बोलते हैं। ठीक है। बैंकॉक को भी, सॉरी बैंकॉक नॉट, उदयपुर को, बैंकॉक तो है, उदयपुर को भी हम लोग पूर्व का वेनिस बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। आर्टिकल 19(2) के अंदर देखिए बेसिकली कह रहा है कि जो आपको 19 के अंदर 19(1), 92, 90 सब आपको एक तरह से राइट मिला है। ठीक है। तो जो राइट मिला है तो उस पर रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। ठीक है। उस पर रिस्ट्रिक्शन पे अगर आपको कोई राइट मिलता है तो सरकार उस पर रिस्ट्रिक्शन, मतलब हमारा संविधान उस पर प्रतिबंध भी लगाती है। ऐसा नहीं कि अगर आपको कुछ भी बोलने का अधिकार है तो कुछ भी बोल रहे हैं, देश के खिलाफ बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। तो उसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि आप इस बेसिस पे अपने अधिकार को क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो आपके अधिकार को उसमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। तो वो कह रहा है कि इसमें कौन कौन से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। देखिए बेसिकली क्या है कि आप देश की अखंडता और संप्रभुता को नहीं तोड़ सकते हैं। ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना कि देश की अखंडता और संप्रभुता पर सवाल उठे, तो ये तो है। ओके। उसके बाद है कि आप कोर्ट की अवमानना नहीं कर सकते हैं, पार्लियामेंट का आप क्रिटिसिज्म से नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो सॉरी यहाँ पर नहीं, हाँ क्रिटिसिज्म ये सही है, ये नहीं उसमें। ठीक है। कोर्ट का अवमानना नहीं कर सकते हैं आप, देश की अखंडता संप्रभुता को आप कुछ क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं, कोई भी पब्लिक ऑर्डर को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। ओके। उसके बाद
किसी भी आप फॉरेन स्टेट के साथ फ्रेंडली रिलेशंस नहीं रख सकते, जिससे कि मतलब ऐसा मतलब कोई ऐसा फॉरेन स्टेट है जो हमारा मतलब मान लेते हैं कि शत्रु देश है और उसके खिलाफ हम मतलब कुछ ऐसा फ्रेंडली रिलेशन रख रहे हैं जो कहीं ना कहीं हमारे देश की संप्रभुता या अखंडता को प्रॉब्लम करेगा, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। इसी तरह की आज़ादी आपको रोक दिया जाएगा। लेकिन आप पार्लियामेंट का क्रिटिसिज्म करेंगे तो आपको इस तरह से आज़ादी नहीं रोका जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं लिखा गया। ठीक है, एक बार आप लोग देखिएगा, उसमें सब देखने को मिल जाएगा। पहला लेडी चीफ कमिश्नर इंडिया की कौन है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा BS रमा देवी। BS रमा देवी होगा। फंडामेंटल ड्यूटी कौन नहीं, मतलब इसमें कौन नहीं है। देखिए फंडामेंटल ड्यूटी की बात करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे जो टैक्सेस और ये सब फीस का है, ये आपके फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर नहीं आता। बाकी सारे जो देख सकते हैं 6 से 14 वर्ष के बच्चों का है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, नोबेल्स आइडिया है, सारे आपके फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। हाँ, ये कह रहा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म करने की बात कर रहा है कि किस फंडामेंटल राइट के तहत कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करने का अधिकार है। देखिए ये जो हमारा उत्तर होगा 97 अमेंडमेंट 2011। 2003 तो पता है, ये क्या है 15% आरक्षण, सॉरी 15% आपका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा उसका जो स्ट्रेंथ होगा 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो स्ट्रेंथ होता है टोटल उसका, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 51वां संविधान संशोधन बोलता है। 92वां क्या कहता है, बोडो है, डोंगरी है, मैथाली है, मैथिली है, संथाली है, ये भाषा जोड़ा गया 92वां संविधान संशोधन 2003 से। और 96 में क्या जोड़ा गया, उड़िया को। ठीक है, तो ये ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, एक प्राइवेट मेंबर, देखिए बेसिकली जो मंत्री बिल लाते हैं उसको बोलते हैं सरकारी बिल, विधेयक, सरकारी विधेयक। लेकिन अगर कोई मंत्री नहीं है, कोई अगर MP है और वो अगर पार्लियामेंट में कोई बिल लाता है तो वो बोला जाएगा प्राइवेट मेंबर बिल। और इस बिल को लाने से पहले एक मंथ पहले उसको नोटिस देना पड़ेगा। एक अभी हाल में वेज रेट इंडेक्स लॉन्च किया गया है, उसमें बेस ईयर लिया गया है, लेबर ब्यूरो के द्वारा किया गया और बेस ईयर 2016 को रखा गया। ठीक है, 2016 को बेस ईयर रखा गया है। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट अप्सपा जो है कहाँ नॉट ऑपरेबल है। देखिए आपका त्रिपुरा में अप्सपा नहीं लागू होता है, वो जहाँ पे बहुत डिस्टर्ब क्षेत्र है वहाँ पे अप्सपा लागू होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है मतलब है उस तरह वहाँ पे अप्सपा लागू है। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लोक एक सिंबल है किस पार्टी का, देखिए ये जो है आपका बेसिकली देखिए 94 का होता है, देखेंगे। देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का तो आपको पता होना चाहिए कि आपका हाथ है, पंजा है, तो नेशनल कांग्रेस पार्टी का आपका घड़ी है। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी का हाथी है और सपा का साइकिल है। इसमें कह रहा है कि बाई कैमरलिज्म, देखिए आपका जो द्विसदनात्मक जो शुरुआत हुई थी वो 1919 के एक्ट से। ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल किस आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल 263 के तहत है। इसमें से कौन स्टेट लिस्ट के अंदर नहीं आता है, तो आपका जो सेंसस है वो स्टेट लिस्ट के अंदर नहीं आता है। 97 का उत्तर हो जाएगा। चलेंगे 98 नंबर सवाल की बात करते हैं। कौन सा 5 ईयर प्लान जो 5 ईयर प्लान है वो जॉन W मिलर मॉडल पे आधारित है। देखिए जो 8वां 5 ईयर प्लान, पहला हेरोल्ड डोमर मॉडल पे है, सेकंड आपका PC महालनोबिस मॉडल पे, सेकंड में आपके जो राउरकेला भिलाई ये सब में जो आपके स्थापना किया गया था स्टील प्लांट का, तो उसमें ही किया गया था। ये सवाल पूछा है। M1 इंक्लूड करेंसी विथ पब्लिक ऑर्डर डिपॉजिट विथ RBI एंड, देखिए M1 में जो पब्लिक का जो भी करेंसी मुद्रा जो है करेंसी नोट्स है वो आपके M1 में आएंगे, और जो भी डिपॉजिट RBI ने किया है, ओके, डिमांड डिपॉजिट जो भी बैंक का डिपॉजिट है वो आपके 99 के उत्तर नंबर C होगा। देखिए M1 है, M2 है, M3 सर मुद्रा का मनी सर्कुलेशन में आप लोग पढ़ेंगे। बेसिकली जो M1 और M2 को हम लोग नैरो मनी बोलते हैं, M3 M4 को हम लोग ब्रॉड मनी बोलते हैं। M1 में आपका पब्लिक मनी होता है, डिमांड ड्राफ्ट और अदर डिपॉजिट जो है बैंक के साथ वो होता है। और M2 में M1 प्लस जो भी आपके पोस्ट ऑफिस सेविंग से वो डिपॉजिट होते हैं। और M3 में M1 हो जाएगा, फिर उसके बाद टाइम डिपॉजिट सेविंग हो जाएंगे। और M4 में क्या होगा, M3 प्लस जितने भी डिपॉजिट्स हैं पोस्ट सेविंग्स के मतलब ऑल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग वो आपके आ जाएंगे M4 में। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो चलते हैं आगे। संपन्न प्रोजेक्ट जो आपका है ये बेसिकली आपका पेंशन से संबंधित है। ठीक है, 100 का A उत्तर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि देखिए बेसिकली यहाँ पर सवाल करना है कि किस कमेटी ने कहा था कि जो गरीबी होगा वो मंथली पर कैपिटल, जो लोग 1407 रुपया खर्चा करते हैं शहर में, इससे अगर कम खर्चा करते हैं तो गरीब होंगे, और 972 रुपया से कम खर्चा करते हैं एक महीना में गाँव में तो वो गरीब होंगे। तो ये रंगाराजन कमेटी का था। ठीक है, रंगाराजन कमेटी का था। ठीक है, और ये सारे कमेटीज किससे हैं, गरीबी से ही संबंधित। इस बात को आपको याद में रखना है। सवाल नंबर 101 का हमारा उत्तर हो चुका है, ऑप्शन नंबर A। ओके, अब सवाल नंबर चलेंगे 102 में।
देखिए एमएसपी में कौन शामिल नहीं होता है, तो आपका जो आपका फ्लैक्स सीड है, ठीक है, एलसी आपका एमएसपी में शामिल नहीं होता। ये सवाल बीपीएससी का पूछा हुआ है। वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स को मिक्सिंग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ये कह रहा है ना कि फर्टिलाइजर्स जो आपके वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर उसको मिक्सिंग करते हैं पानी में, उसके बाद छिड़काव करते हैं, तो इस तरह के मिक्सिंग को बोलते हैं फर्टिगेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिगेशन। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कौन पब्लिश करता है? 104 नंबर सवाल कह रहा है, तो इसको करता है एनएसओ, ठीक है। डीवी सेक्थकर कमेटी जो है एक सेटअप था बेसिकली रीबैलेंसिंग डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ द आर्म फोर्स। आर्म फोर्स का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर उसको रीबैलेंसिंग करने के लिए डीवी सेक्थकर कमेटी का गठन हुआ था। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलते हैं सवाल नंबर 106, जननी सुरक्षा योजना। हाँ, जननी सुरक्षा योजना जो है वो डिलीवरी प्रसव को लेके है, इस बात को याद रखिएगा। भारतमाला परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो भारतमाला परियोजना की शुरुआत अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे सवाल नंबर जो हमारा उत्तर हो जाएगा बी, 2017 में। बिहार इकोनॉमी सर्वे 20-21 की बात कर रहा है, अभी तो हमारा 21-22 भी आ चुका है, उसको भी देख लीजिएगा। तो उसमें जो ग्रोथ बताया गया था, ये सिंपली लिखा गया था इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, अदर यूटिलिटी सेक्टर। तो ऐसा नहीं कि ये सवाल जहां मन वहां से बना दिया गया, बेसिकली ये सवाल मतलब से साफ साफ मेंशन है वहाँ इस चीज़ का, तो ये सवाल पूछने की संभावना है। तो 20.3% से ग्रोथ किया ये सारे सेक्टर, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ओके, उसके बाद कह रहा है कि नेशनल हाईवे टोल बिहार में 2020 तक कितना था? इकोनॉमी सर्वे का सवाल 109 का अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा ए, ठीक है। तो इकोनॉमी सर्वे आप भी वाला देख लीजिएगा, 21-22 वाला सवाल उससे आने वाला, ये पुराना हो चुका है, ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़ा चीज़ याद रखिए, तो जो बिहार में जो अर्बनाइजेशन का रेट है 11.3% से 20-21 में 15.3% हो गया है। बारबाडोस अभी हाल में रिपब्लिक बना, वो किस कहाँ पे? तो कैरेबियन सागर में है बारबाडोस, ये तो आपको पता होना चाहिए। ओके, और 112 नंबर सवाल है, कोइलबर ब्रिज बिहार में है, किस नदी पे बनने वाला है? तो यूनियन मिनिस्टर अभी हाल में नितिन गडकरी ने इसका 1.5 किलोमीटर का कोइलबर ब्रिज बनाएंगे, और वो बनाएंगे सोन नदी पर। पीएम वाणी स्कीम जो भी है ये किससे संबंधित है? पीएम वाणी स्कीम फ्री वायरलेस इंटरनेट आपको पब्लिक एरिया में देखने को मिलेगा। ओके, एशिया पैसिफिक अभी हाल में ही वैक्सीन फैसिलिटी जो एफवैक्स है उसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किया, इसमें कितना कंट्रीब्यूशन दिया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक का? तो ये पूछ रहा है 14 नंबर सवाल का, बेसिकली पुराना सवाल हो गया लेकिन $9 बिलियन का, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबिलिटी जो है ये कब मनाया जाता है? ये पूछ रहा है, तो ये हमारा 3 दिसंबर को। चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट रूम इन बिहार सबसे मतलब कहने का मतलब कि पहला स्टेट बताइए जो चाइल्ड, तो ये बिहार आपका होगा। सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट रूम किया जाएगा, ठीक है। ये ध्यान जो मतलब ऐसे बच्चे जो कुछ जुर्म कर दिए हैं तो उनको कोर्ट में डर लगता है ना थोड़ा सा, पुलिस कोर्ट में, तो उनके लिए एक स्पेशल कोर्ट बनाया गया है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बिहार का पहला रोपवे कहाँ पे बनाया गया है? तो बेसिकली बिहार का जो पहला रोपवे है अगर हम बात करेंगे तो ये तो राजगीर में है, आपको पता होना चाहिए। बिहार में पहला रोपवे जो है आपका राजगीर में है, और सेकेंड रोपवे अभी हाल में ही मंडार में बना है, ठीक है, मंडार रोपवे में, इसीलिए न्यूज में रहा, ठीक है। तो ये सेकेंड होगा और पहला आपका राजगीर रोपवे, तो ये आपको याद होना चाहिए। हम चलते हैं हाईएस्ट फर्टिलाइजर, सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने वाला जिला कौन है? तो भैया ये जो जिला है वो है आपका पूर्णिया। अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, ये जो अर्थक्वेक है IIT रुड़की के द्वारा। समग्र शिक्षा अभियान योजना जो है वो 2021 में बंद हो मतलब ख़त्म हो गया था, अब इसको फिर से बढ़ा दिया गया इसका टेन्योर को, तो ये जो टेन्योर बढ़ाया गया 2026 तक। कह रहा है गाइडिंग डॉक्यूमेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ रीजनल और ग्लोबल सिक्योरिटी बस इंडिया नेवी और किस कंट्री के बीच में गाइडिंग डॉक्यूमेंट साइन किया गया है ग्लोबल सिक्योरिटी को लेके, ये सवाल पूछ रहा है। तो 121 नंबर सवाल को अगर हम देखते हैं तो ये सवाल ऑस्ट्रेलिया के साथ हम लोगों ने साइन किया है। सवाल नंबर 122, RBI किस पैरामीटर का इस्तेमाल नहीं करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स 2021 को प्रिपेयर करने में? मीन्स कि जब वो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जब वित्तीय समावेशन सूचकांक वो बनाता है तो किसको ये नहीं शामिल करता, ये सवाल पूछ रहा है। तो देखिए ध्यान में रखिएगा, जो 122 नंबर सवाल का उत्तर होगा एज, ठीक है। एज 3 पैरामीटर एक्सेसिबिलिटी, यूटिलाइजेशन और क्वालिटी का इस्तेमाल करता है, ना कि एज का। आर्मी 2021 एक अभी हाल में ही हुआ फाइटर प्लेन इंडिया का, वो कहाँ पे मतलब डेमोस्ट्रेशन इसका मतलब बनाया गया किया गया? तो 123 नंबर सवाल का उत्तर हमारा मॉस्को रसिया में। ओके, सवाल नंबर 24 कह रहा है कि कॉन्कर एक्सरसाइज, आपको पता होना चाहिए कॉन्कर एक्सरसाइज आपका इंग्लिश चैनल में भी हाल में हुआ है इंडिया और यूके के बीच में।
नया स्पोर्ट जो टोक्यो ओलंपिक में डाला गया, ये पूछ रहा है ना कि टोक्यो ओलंपिक में नया स्पोर्ट कौन सा डाला गया। तो आपको पता है कराटे है, स्केटबोर्डिंग्स हैं, ये सारे डाले गए हैं। सर्फिंग है, स्पोर्ट क्लाइंबिंग्स हैं, ये 4 स्पोर्ट डाले गए एक्सेप्ट मलखम, इसको छोड़ के बाकी सब। तो हमारा ऑप्शन नंबर ई होगा ना। इंडियन हॉकी टीम को नया 10 साल के लिए पैट्रोनाइज करने के लिए कौन सा गवर्नमेंट ने बोला है? स्टेट गवर्नमेंट ने, तो ये गवर्नमेंट बोला है उड़ीसा गवर्नमेंट। ठीक है, उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक अभी हाल में लॉन्च किए हैं कि इंडियन हॉकी टीम को वो सपोर्ट करेंगे 10 साल तक। इंडिया शेरपा G20 समिट के लिए कौन थे 2021 के लिए? तो 127 का उत्तर जो हमारा होगा वो उत्तर हो जाएगा डी, पीयूष गोयल। कितने गोल्ड मेडल इंडिया ने जीता एशियन यूथ चैंपियनशिप में? तो इंडिया ने जो गोल्ड मेडल जीता है वो 6 गोल्ड मेडल जीता है। प्रीति दहिया, स्नेहा कुमारी, नेहा, खुशी, विश्वमित्र चुंगतम और विशाल, ये इन 6 लोगों ने गोल्ड मेडलिस्ट जीता है। ये दुबई में हो रहा था एशिया यूथ चैंपियनशिप। 130वां जो आपका डुरंड कप जो है, देखिए बेसिकली ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। 130वां वाला जीता है गोवा, लेकिन अब 131वां हो गया, ये भी हो चुका है। तो बंगाल FC, ठीक है, ये बंगाल FC जीता है 131वां। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। ओके, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 130, हु वाज अवार्डेड द अर्जुना अवार्ड। देखिए अर्जुना अवार्ड के बारे में पूछ रहा है कि अर्जुना अवार्ड किसने जीता है। इसमें ऑप्शन से 2021 का पूछ रहा है ना। तो 31 नंबर सवाल का देखिए कि आपका यहाँ पे शिखर धवन। अर्जुना अवार्ड बहुत सारे लोगों ने जीता था इस बार। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग है वो शिखर धवन, जिनको अभी हाल में अर्जुना अवार्ड मिला है। ओके, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सवाल नंबर 130 का उत्तर हो जाएगा। ओके, 131वां नंबर ड्यूरेंट कप का मैं थोड़ा सा एक बार चेक कर लूँ, मेरे हिसाब से बेंगलोर होगा या बंगाल FC होगा। तो ये थोड़ा सा मैं आपको चेक कर लेता हूँ। बेसिकली बेंगलुरु FC होगा, नॉट बेंगलोर, बेंगलुरु FC जीता 130वां। ठीक है, 131वां 131। थोड़ा सा बीच में जो मिस्टेक्स होता है उसको आप लोग इग्नोर करिएगा। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो आपका है वो आपका मध्य प्रदेश में है। ओके, बांधवगढ़ है, पेच है, संजय टाइगर रिजर्व है, ये सब मध्य प्रदेश में है। अभी हाल में ही जो आपका जहाँ पे चीता को शामिल किया गया, चीता को, तो वो जो है वो भी मध्य प्रदेश में है। कुनू नेशनल पार्क, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस UNCTD का जो इंडिया इकोनॉमी के लिए एस्टीमेट था 2021, ये सवाल को छोड़ दीजिए, ये सवाल बहुत पुराना हो चुका है, ये सब सवाल पूछता भी नहीं है। फर्स्ट डेडिकेटेड लॉन्च फॉर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो लॉन्च किया गया PSLV C51 के द्वारा किया जाएगा। विच इंडियन बीच इज नॉट सर्टिफाइड ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो बीच को मिला है, ये कह रहा है ना। तो 8 बीच के बाद अभी हाल में 2 और बीच को, जैसे ईडन बीच है पुडुचेरी का ईडन बीच और कोबलम बीच तमिलनाडु का, ये 2 को अभी हाल में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है 10 बीच को। तो इस बार मतलब टोटली मिलाकर 10 बीच हो चुके हैं। तो नॉट सर्टिफाइड अंडर ये पूछ रहा है ना। तो 134 का देखिए अलीबाग बीच को अभी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन नहीं मिला है। ईडन बीच है, कोबलम है, गोल्डन है, शिवराजपुर है, कप्पड़ है, घोगला है, कसरकोड है, राधानगर है, ऋषिकोंडा है, पादुविदरी है, सारे को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशंस मिल चुके हैं। इस बात को ध्यान, जो इको फ्रेंडली डेस्टिनेशंस के मामले में होता है उसको मिलता है। एशिया रग्बी अंडर 90 फुटबॉल 2021 का कहाँ पे हुआ? ये हुआ आपका ताशकंद में। स्टोन फाउंडेशन स्टोन रखा गया गंगा एक्सप्रेस वे का कहाँ पे रखा गया? तो इस सवाल का उत्तर हमारा होगा शाहजहांपुर में। ठीक है, शाहजहांपुर में। ओके, असम रत्न अवार्ड में कितना पैसा मिलेगा? गवर्नमेंट, ये असम गवर्नमेंट ने ये बताया कि जो असम रत्न अवार्ड इनको मिलेगा उनको पैसा मिलेगा 5 लाख रुपीज़। वर्ल्ड वाइड कोस्ट लिविंग इंडेक्स के अकॉर्डिंग सबसे महंगा शहर तेल अवीव है, मैं बता चुका था। अभी हाल में पार्टनरशिप के साथ रिलायंस जियो 5G स्मार्टफोन लॉन्च करेगा। किसके साथ पार्टनरशिप किया है? तो ये आपका गूगल के साथ। किसके साथ गूगल किया है? गूगल के साथ किया है। ठीक है, तो 139 का डी उत्तर होगा। 40वां सवाल है कि नोबेल प्राइज आपका शांति में दमित्री मुरातोव को, मारिया रेसा को मिला। ठीक है, तो ये दोनों याद रखेंगे। हमारा सवाल नंबर 140 हो चुका है। मिलेंगे अब एक और जो नया, मैं आज शाम तक एक और सेशन मतलब अपलोड करूंगा। तो ये हमारा सेशन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। तो चलिए आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। वीडियो को देखिए, 1.5 के स्पीड में देखिए, 1 के स्पीड में देखिए, लेकिन वीडियोस को 150 सवाल जो है पूरे सवाल को देखिए। बाकी मैथ खुद से कर लिया, मैथ बहुत ईजी होता है BPSC में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन तक के लिए, धन्यवाद।